नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी के साइंटिफिक लेक्चर्स के लेक्चर नंबर 2 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे लेक्चर नंबर 1 में हमने 4 साइंटिफिक रीज़न जो कि फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी के पास पेपर के थे उनको हमने डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में हम मज़ीद साइंटिफिक रीज़न को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का साइंटिफिक रीजन नंबर 5 जिसमें पूछा गया है व्हाई इज लीवर कॉल्ड मेटाबॉलिक फैक्ट्री। लीवर को मेटाबॉलिक फैक्ट्री क्यों कहा जाता है वो पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपके पास हेडिंग आ जाएगी साइंटिफिक रीजन की। लीवर इज ऑल्सो नोन एज मेटाबॉलिक फैक्ट्री। लीवर को हम बॉडी की मेटाबॉलिक फैक्ट्री कहते हैं बिकॉज इट्स फंक्शन इज टू मेंटेन एन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट एग्जांपल ग्लूकोज इन द बॉडी। लीवर को मेटाबॉलिक फैक्ट्री इसलिए कहा जाता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट याद रखिएगा वो केमिकल एजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो लीवर को मेटाबॉलिक फैक्ट्री इसलिए कहा जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मिकदार को एक अप्रोप्रिएट लेवल पर, अप्रोप्रिएट का मतलब सूटेबल लेवल तक मेंटेन रखने में हम किरदार अदा करते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे कहा है ग्लूकोज। याद रखिएगा जब भी हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई होता है ये लीवर उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करके पेंक्रियाज की मदद से ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन की शक्ल में क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। जब भी ग्लूकोज की हमारी बॉडी में क्या होती है, कमी होती है, जब भी हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी होती है तो ये ग्लाइकोजन टूटता है और ग्लूकोज के लेवल को क्या कर देता है, मेंटेन कर देता है। तो हमने कहा कि लीवर को मेटाबॉलिक फैक्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के लेवल को एक एप्रोप्रिएट, एक सूटेबल लेवल पर मेंटेन रखने का क्या करता है, काम करता है। फिर इसके बाद हमारे पास साइंटिफिक रीजन नंबर 6 में कहा जा रहा है व्हाई आर द लंग्स ऑफ बर्ड्स मोर इफिशिएंट देन ह्यूमन लंग्स। परिंदों के जो लंग्स हैं, बर्ड्स के जो लंग हैं वो इंसानों के लंग्स के मुकाबले में ज़्यादा इफिशिएंट जो है वो क्यों है। तो सबसे पहले आपके पास हेडिंग आ जाएगी साइंटिफिक रीजन। तो यहाँ हमने कहा इन बर्ड्स breathing is complete ventilation which ensure the unidirectional flow of air। याद रखिएगा वेंटिलेशन की बात होती है तो ब्रीथिंग दो अंदाज की होती है, एक कंप्लीट वेंटिलेशन होती है, एक होती है इनकम्प्लीट वेंटिलेशन। तो बर्ड्स के अंदर जो ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है अल्लाह ताला ने जो बनाया वो है कंप्लीट वेंटिलेशन। और इस कंप्लीट वेंटिलेशन की वजह से क्या होता है, विच एंश्योर द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एयर, जिसमें हवा का जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में जो है वो फ्लो होता है। दिस वन वे फ्लो ऑफ एयर enables a bird to fly at very high altitude without any shortage of oxygen। और ये जो वन यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एयर है यानी हवा का जो फ्लो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शनल में होता है। तो ये जो वन वे फ्लो जो डायरेक्शन का होता है इस वजह से परिंदे जो है वो बहुत ऊंची जगहों पे उड़ सकते हैं। याद रखिएगा ऊंची जगहों पर हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो कम होता है, लेकिन इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है, कंप्लीट वेंटिलेशन है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। और इस वन वे फ्लो की वजह से क्या है, दिस वन वे फ्लो ऑफ एयर enables a bird to fly at very high altitude। और ये जो वन वे फ्लो जो है इसकी मदद से परिंदे जो है वो बहुत ऊंची जगहों पे उड़ सकते हैं विदाउट एनी शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इनके पास शॉर्टेज नहीं होती। इस वजह से द लंग्स ऑफ बर्ड्स आर मोर इफिशिएंट देन ह्यूमन बीइंग। इंसानों के मुकाबले में इनके जो लंग्स हैं वो ज़्यादा इफिशिएंट है। फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट है व्हाई आर एम्फीबियन अनसक्सेसफुल वर्टिब्रेट्स। वो एम्फीबियंस जो है वो अनसक्सेसफुल वर्टिब्रेट्स क्यों कहते हैं, ये जो है वो साइंटिफिक रीजन ऑलरेडी रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर डिस्कस हो चुका है तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई डू सम एनिमल्स अंडरगो इक्डाइसिस। याद रखिएगा इक्डाइसिस को मोल्टिंग भी कहते हैं। इक्डाइसिस को क्या कहते हैं हम? इक्डाइसिस के फिनोमिना को हम मोल्टिंग भी कहते हैं। अब ये दरहकीकत क्या है? तो सबसे पहले हमने कहा इक्डाइसिस इज द प्रोसेस इन विच एक्सोस्केलेटन आर शेड ऑफ बाय सम एनिमल्स। याद रखिएगा इक्डाइसिस या मोल्टिंग, इसके ऊपर हमने रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर पूरा शॉर्ट नोट डिस्कस भी किया है। तो हमने कहा इक्डाइसिस या मोल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक्सोस्केलेटन क्या होता है? कुछ जानदारों के अंदर बॉडी के जो बाहर का जो पार्ट होता है वो हार्ड होता है ना, उसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। तो हमने कहा इक्डाइसिस या मोल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक्सोस्केलेटन क्या करता है? एनिमल्स शेड ऑफ करता है, गिरा देता है बाय सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में होता है। बिकॉज एक्सोस्केलेटन इज नॉन लिविंग कंपोनेंट। एक्सोस्केलेटन जो होता है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है, ये लिविंग कंपोनेंट नहीं होता। हमारा जो एंडोस्केलेटन है ना, हमारी जो हड्डियां हैं, जो एंडोस्केलेटन बॉडी के अंदर है, ये लिविंग कंपोनेंट है। जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है, हमारे एंडोस्केलेटन की भी क्या होती है? ग्रोथ होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने जिन जिन जानदारों को एक्सोस्केलेटन दिया है, कुछ एनिमल्स की अगर हम स्पेशली बात करें तो उनके पास जो एक्सोस्केलेटन वाला जो पार्ट होता है वो नॉन लिविंग होता है। तो क्या होगा? इट मस्ट बी शेड ऑफ फॉर द ग्रोथ ऑफ द एनिमल। क्यों ये इक्डाइसिस करते हैं? अपने एक्सोस्केलेटन को क्यों रिमूव करते हैं? क्योंकि जब भी इनकी ग्रोथ की जरूरत होती है, इनकी साइज के, बॉडी के वेट को बढ़ाना होता है, हाइट को बढ़ाना होता है, ग्रोथ को बढ़ाना होता है, तो ये एक्सोस्केलेटन को रिमूव करना जरूरी होता है, क्योंकि ये नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है और नॉन लिविंग कंपोनेंट तो ग्रो नहीं करेगा। तो लिहाजा ये क्या करते हैं? अपने एक्सोस्केलेटन को कुछ टाइम के लिए शेड ऑफ करते हैं, इनकी बॉडी ग्रो कर जाती है, फिर दोबारा से एक्सोस्केलेटन आ जाता है। तो इस वजह से व्हाई डू सम एनिमल्स अंडरगो इक्डाइसिस, इक्डाइसिस में इसीलिए कुछ एनिमल्स जाते हैं। फिर इसके बाद जो है हमारे पास है व्हाई इज टेनिया सोलियम नॉट डाइजेस्टेड इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन। इंसान के इंटेस्टाइन है ना, हमारी आंतों के अंदर जो है आपको मालूम है डाइजेशन का सिस्टम होता है, और टेनिया सोलियम जो कि टैपवॉर्म है और टैपवॉर्म की एक टाइप है, ये इंसान की इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट क्यों नहीं होता? तो साइंटिफिक रीजन की सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी, द बॉडी कवर ऑफ टेनिया सोलियम इज थिक which protect them against defense mechanism of host body, that's why it is not digested in the intestine of man। बॉडी कवर जो होता है ना टेनिया सोलियम जो है ये क्यों डाइजेस्ट नहीं होते? क्योंकि इसकी आउटर बॉडी कवरिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। तो हमने कहा द बॉडी कवर ऑफ टेनिया सोलियम इज थिक, इसकी बॉडी कवर जो होती है वो बहुत थिक होती है, विच प्रोटेक्ट देम, जो इसकी हिफाजत करती है, अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ हॉस्ट बॉडी यानी जिस इंसान के, जिस जानवर के ये इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाएगा उसके डिफेंस मैकेनिज्म के खिलाफ क्या करेगा? ये इसको प्रोटेक्शन देगा, उसको डाइजेशन नहीं होने देगा। That's why it is not digested in the intestine of man। इस वजह से ये इंसानों की इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको जो बॉडी कवर दिया है वो बहुत ज़्यादा थिक दिया है। तो ये था हमारे पास। फिर इसके बाद नेक्स्ट साइंटिफिक रीजन है व्हाई आर वॉल्व्स एब्सेंट इन द ल्यूमेन ऑफ आर्टरी। आर्टरी जो है ना, अब देखो इससे ये जो साइंटिफिक रीजन समझने के लिए आपको आर्टरी और वेन के दरमियान डिफरेंसेस वाला लेक्चर जो हमने अपलोड किया वो लाजमी देखिएगा, उसमें आपको बताया गया है, फिर ये साइंटिफिक रीजन आपको समझ में आएगा। इसमें कहा जा रहा है व्हाई आर वॉल्व्स एब्सेंट इन द ल्यूमेन ऑफ आर्टरी। आर्टरी के ल्यूमेन में वॉल्व क्यों नहीं होते हैं? तो आइए साइंटिफिक रीजन की बात करेंगे। आर्टरीज आर थिक वॉल वेसल। अगर वेन और आर्टरी को अगर कंपेयर किया जाए, वेन के अंदर वॉल्व्स होते हैं ना, आर्टरी के अंदर नहीं होते। क्यों नहीं होते? आर्टरीज आर थिक वॉल वेसल। आर्टरी जो है इनकी जो वॉल है वो थिक होती है। दीज आर्टरी आर इलास्टिक एंड डायलेट ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये आर्टरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है, जबकि वेन जो होती है वो इतनी ज़्यादा इलास्टिक नहीं होती। तो उनकी इलास्टिसिटी जो कम होने की वजह से उनको, उनके ल्यूमेन को ओपन रखने के लिए जो है वो वॉल होता है, अगेंस्ट ग्रेविटी ब्लड को ले जाने के लिए उनके अंदर वॉल होता है। जबकि आर्टरी क्या होती है? बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है। द आर्टरीज आर इलास्टिक एंड डायलेट ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है? जब हमारा जो दिल है, इंसान का जो दिल है, जब वो बीट करता है, धड़कता है, तो ये क्या हो जाती है? डायलेट होती है, फैलती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लचकदार है। वेन सिस्टोल सीज द आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट and promote an even flow of blood along their length। जब सिस्टोल, जब दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, हमारा दिल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो है वो प्रेशर से आता है। जो प्रेशर से आता है आर्टरी क्या होती है? फैलती है। और आर्टरी जब फैलती है तो ब्लड आगे गया,
लेकिन जैसे ही ये हमारा दिल जो रिलैक्स करता है, सिस्टोल खत्म हो जाता है, तो हमने कहा वेन सिस्टोल सीसिस, जब सिस्टोल रुकता है द आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट, आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट होती है क्योंकि ये इलास्टिसिटी वाली है ना, एंड प्रोमोट एन इवन फ्लो ऑफ ब्लड अलोंग द लेंथ, और ये मजीद ब्लड जो होता है उसको फ्लो करने में, क्योंकि देखो पहले दिल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड आगे गया, आर्टरी फैल गई, फिर दिल जो है वो जिसकी कॉन्ट्रैक्शन रुकी, दिल रिलैक्स हुआ, तो अब आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट हुई, उसने मजीद ब्लड को क्या किया, आगे फ्लो किया, लिहाजा आर्टरी की इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से, इसी तरीके से आर्टरी जो है वो पल्सटाइल होने की वजह से इसमें वॉल्स की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ तक हमने आज की इस वीडियो में 10 तक साइंटिफिक रीज़न डिस्कस किए। इंशाल्लाह इसकी एक और वीडियो है जिसमें मज़ीद 5 साइंटिफिक रीज़न हैं जो आपके 10 ईयर के अंदर शामिल हैं। तो इंशाल्लाह ये 15 साइंटिफिक रीज़न आपके बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखेंगे। तो इंशाल्लाह इसका तीसरा लेक्चर भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।